बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा। हाँ भाई बच्चा लोगों, सब खैरियत? आज आपकी एक ही क्लास है यार, वो मुझे ना बैतुल मुकर्रम जाना है यार। जब अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। अल्लाह का बेटा, कहाँ थे लास्ट टाइम बेटा हम? सर हमने ट्रांजैक्शन साइकिल पढ़ी थी कन्वेंशनल बैंकिंग की। फ्रेंचाइज अच्छा। होती है, फ्रेंचाइज पर भी हो जाता है। लेकिन वो बन गया हमारे घर के पास। और सर कल के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करना है। हाँ पहले आप क्वेश्चन कर लीजिए तो फिर मैं आगे सर बढ़ूंगा। आपने जब मैकेनिज्म बताया था हमें कमर्शियल बैंकिंग का, तो उसमें आपने एक परसेंटेज बताई थी इंटरेस्ट की, जो बैंक बोरोवर से लेता है और बैंक डिपॉजिटर को देता है। तो वो जो परसेंटेज थी 9% और 15%, वो फिक्स है या डिफरेंट कस्टमर के लिए वेरी करता है ये? देखो, एक बेंचमार्क फिक्स होता है। बेंचमार्क फिक्स होता है, वो स्टेट बैंक की तरफ से आता है। ठीक हो गया? यानी सेंट्रल बैंक जो है आपका, उसको कहते हैं काइबोर, KIBOR, कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। ठीक हो गया? अभी फिलहाल मैं जबानी बता रहा हूँ, जब इंटरेस्ट की बात सुनाऊंगा तो उसमें फिर डिटेल भी बता दूंगा आपको। तो ये बेसिकली एक बेंचमार्क तो आपका स्टेट बैंक यानी कि गवर्नमेंट देती है आपको, और फिर कस्टमर टू कस्टमर और टाइम टू टाइम ये वेरी भी होता रहता है। ओके सर। और ठीक है? सर एक बात हमने कही थी कि जो कमर्शियल बैंक है वो आपने कहा था फी सबिलिल्लाह काम नहीं करता। और फिर इसकी हमने नहीं दो करता। टाइप्स पढ़ी थी, कन्वेंशनल बैंक और इस्लामिक बैंक। कन्वेंशनल बैंक तो फिर भी इंटरेस्ट पे काम करता है, तो इसके लिए मतलब जो इंटरेस्ट होता है वही प्रॉफिट और रेवेन्यू, और मतलब प्रॉफिट एक तरीके से होता है। और इस्लामिक उसकी बैंक होता है उसकी इसकी उसमें। इन उसकी उसकी इनकम होती है बेसिकली। ठीक है? जो इंटरेस्ट को है वो इनकम कहिएगा। इंटरेस्ट को बेटा कभी भी प्रॉफिट के साथ ना मर्ज कर दीजिएगा। ठीक है? हाँ, अब बोलो इस्लामिक बैंक। तो सर इस्लामिक बैंक को फिर मतलब इंटरेस्ट कोई नहीं मिल रहा है, तो फिर हम किस तरह कहेंगे कि वो भी लाइक फीस सबिलिल्लाह काम नहीं कर रही? आपकी आवाज आखिरी में कट गई, लेकिन जो मैं आपको सवाल समझाऊं वो ये कि जब इस्लामिक बैंक जो है वो इंटरेस्ट नहीं अर्न करता तो फिर कैसे सरवाइव करता है, समथिंग लाइक दैट कुछ आपने पूछा है। जी। हाँ, तो वो प्रॉफिट से अर्निंग्स करता है। थोड़ा सा इंतजार कर लो, जब इस्लामिक बैंकिंग पढ़ाऊंगा तो पूरी डिटेल से समझा दूंगा कि ये क्या चीज़ है सारी। ठीक है? सवाल लिख लो अपना कहीं, सवाल अपना कहीं लिख लो, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा आपको। ओके बेटा, यहाँ तक हमने कल बात की थी, यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा। जरा मुझे एक अदद कॉल करने दीजिए, उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे।
सॉरी सर, नेट डिस्कनेक्शन की वजह से आपकी आवाज नहीं आई। आप फिर से बता देंगे सिर्फ एक पॉइंट? जी बेटा, अब बोले। सॉरी, वो तो एक डिस्टर्बेंस थी। सर आपने अभी जो बताया वो इस्लामिक बैंकिंग से रिलेट पॉइंट, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए मुझे आपकी आवाज। आपने पूछा था इस्लामिक बैंक कैसे सरवाइव करता है। जी सर। बस थोड़ा सा वेट कर लो, उसको क्वेश्चन कहीं लिख लो, मैं इस्लामिक बैंकिंग पढ़ाऊंगा तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको। ओके सर। ओके बेटा, ये कल ट्रांजैक्शन साइकिल और मैकेनिज्म हमने कल डिस्कस किया था कमर्शियल बैंक का। फिर मैंने कमर्शियल और कन्वेंशनल बैंक के बारे में भी आपको बताया था। और डिपॉजिटर, बैंक, बोरोवर, इस पे भी थोड़ी सी बात हुई थी। ठीक है, अब जो की टर्मिनोलॉजीज वहां इस्तेमाल हुई हैं उन की टर्मिनोलॉजीज को एक एक करके हम समझेंगे। बैंक की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही यानी कि कल लिखवा दी थी, चाहें तो आप इसको भी अपने पास कॉपी डाउन कर सकते हैं कि बैंक क्या है। बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है जो एक जगह से पैसा कलेक्ट करता है, यानी किससे, डिपॉजिटर से, और दूसरी जगह पैसा प्रोवाइड कर देता है, यानी कि किसको, बोरोवर को। और जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक की जेब में जाता है, बैंक का रेवेन्यू होता है, बैंक की इनकम है। ठीक हो गया। अब सवाल ये कि डिपॉजिटर्स कौन है। ये डिपॉजिटर वो लोग होते हैं जो बैंक में अपना पैसा जमा करवाते हैं या बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक हो गया। डिपॉजिटर वो लोग होते हैं जो बैंक में अपना पैसा जमा करवाते हैं या बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं और बैंक इनको इंटरेस्ट पे करता है। ये सैलरीड पर्सन भी हो सकते हैं, ये बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं, ये कोई रिटायर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, हाउस होल्ड्स भी हो सकते हैं और इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। बहुत सारे लोग बहुत सारे अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, बहुत तरह के अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। ठीक हो गया। चाहे आपने अपने पर्सनल सेविंग्स के लिए खुलवाना है, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है किसी जगह, चाहे आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे आप सैलरीड पर्सन है, आपकी सैलरी ट्रांसफर होनी है, चाहे आप बिजनेस पर्सन है, आपको कैश की विड्रॉवल्स और डिपॉजिट्स की जरूरत पड़ती रहती है, तो कोई भी शख्स अकाउंट खुलवा सकता है, कोई भी शख्स डिपॉजिटर हो सकता है। सर बोरोवर कौन होता है। वो लोग होते हैं जिनको बिजनेस या पर्सनल नीड के लिए पैसे चाहिए होते हैं। वो लोग होते हैं जिनको पर्सनल या बिजनेस नीड के लिए पैसे चाहिए होते हैं। मेरी फैक्ट्री है, मुझे गारमेंट्स में बनाता हूँ, मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है इस वक्त अवेलेबल। ठीक हो गया। तो मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, लेकिन जब मैंने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखी, मैंने जब अपना कैश फ्लो देखा, मैंने जब अपना कैश का बैलेंस देखा, तो पता चला कि मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। तो मैं बैंक से लोन ले लूंगा और प्रोडक्शन करूंगा। ठीक हो गया। शर्ट्स मैन्युफैक्चर करूंगा और ऑर्डर सप्लाई करूंगा। ये मेरी बिजनेस की नीड है। पर्सनल नीड क्या हो सकती है। पर्सनल नीड हमेशा कंज्यूमर की होती है। पहले तो ये बताओ, कंज्यूमर पता है कौन होता है। एनीवन ऑफ यू। जी बेटा, किसी को पता है कंज्यूमर कौन होता है। कॉमन मैन। अच्छा, थोड़ा सा रिफाइंड हो जाओ बेटा, थोड़ा सा थोड़ा सा रिफाइंड हो जाओ। नहीं, देर इज अभी बच्चे ने पूछा है कस्टमर। नहीं सर, कस्टमर नहीं बेटा, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। राइट। पहले तो ये बताओ, किसी को कंज्यूमर का मतलब पता है, किसी को कस्टमर का मतलब पता है, किसी को इन दोनों का डिफरेंस पता है, या ये दोनों एक ही हैं। पर्सन हु परचेज गुड्स एंड सर्विस फॉर पर्सनल यूज। ठीक हो गया, फायजा ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। एक ऐसा शख्स जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है अपने इस्तेमाल के लिए, फॉर हिज पर्सनल यूज, ही इज कॉल्ड कंज्यूमर। कस्टमर कौन होता है। कस्टमर इज दैट पर्सन हु परचेजेस सम गुड्स, दैट्स इट। ठीक हो गया। कस्टमर इज अ पर्सन हु परचेजेस द गुड्स एंड कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स और यूजेस अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक हो गया। जैसे कि आप रिटेल स्टोर पे जाते हो पेन खरीदने के लिए, तो आप जब पेन खरीदते हो तो आप उसके कस्टमर होते हो उस पर्टिकुलर शॉप के। लेकिन
जिस चीज को, यानी जो पेन आपने खरीदा है, फॉर एग्जांपल आपने सिग्नेचर का पेन खरीदा है, तो आप सिग्नेचर पेन के यूजर हो जाते हो, आप सिग्नेचर पेन के कंज्यूमर हो जाते हो, यानी जो चीज इस्तेमाल होती है उसके आप कंज्यूमर होते हो बेसिकली, ठीक हो गया। और जो चीज आप परचेस कर रहे हो, जहां से परचेस कर रहे हो उसके कस्टमर होते हो। अक्सर हम मार्केट में जाते हैं और दो दुकानदार फॉर एग्जांपल हैं, दोनों एक ही तरह की कमोडिटीज बेच रहे हैं, यानी कि आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं, तो एक दूसरे, एक जो है वो कहता है कि यार ये बराबर वाला मेरे कस्टमर खराब करता है। अक्सर आपने जब सुना होगा, यार आज कस्टमर नहीं आए, सुबह से बैठा हूँ कस्टमर ही नहीं आए, यार आज तो इतने कस्टमर्स हैं कि टाइम ही नहीं मिल रहा। तो आप हमेशा मार्केट में वर्ड कस्टमर सुनते हो, कभी भी वर्ड कंज्यूमर नहीं सुनते हो, बिकॉज कंज्यूमर का जो वर्ड है इट इज स्पेसिफिकली अटैच्ड विद द प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, आप कह सकते हैं कि यू आर कंज्यूमर ऑफ ऑलपर्स मिल्क, ठीक है, लेकिन आप शॉप ए से ऑलपर्स मिल्क खरीदते हो तो आप ऑलपर्स के कंज्यूमर होते हो, शॉप ए के कस्टमर होते हो, बस ये डिफरेंस है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर आईटीपी में चले जाते हैं इतनी डिटेल में। शायद बताने का मकसद ये है कि जब आप बैंक जाते हो और आपकी कोई पर्सनल नीड होती है, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी खरीदनी है आपने, घर खरीदना है आपने, लैपटॉप खरीदना है आपने, मोबाइल फोन है आपने, या कोई और नीड है आपकी, बीइंग अ कंज्यूमर, तो आप बैंक के पास जाके लोन ले सकते हो बैंक से। तो बिजनेस पर्सन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, कंज्यूमर्स, ये सारे वो लोग हैं जो बैंक के पास अपनी किसी ना किसी नीड को लेकर जाते हैं और बैंक से लोन ले लेते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है बेटा, तो ये डेफिनेशंस हैं बोरोवर की, डिपॉजिटर की, बैंक की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको अपने पास जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें काम आती रहती हैं आपके पास, ये कॉन्सेप्ट डेवलप करती रहती हैं आपके। मैं 2 मिनट दे देता हूँ, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अपने पास, जो भी रजिस्टर, कॉपी, नोटबुक आप साथ लेके बैठे हुए हैं। तो भैया कुछ भी निकलवा सकते हैं।
ओके बेटा, आई होप कि आपने अब कॉपी कर लिया होगा ये दो तीन लाइनें जो थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म एनालॉजीज पे चलते हैं। अच्छा जी, सब फिर बढ़ते हैं बैंकर। देखो, बैंक की इतनी देर से बात कर रहे हो ना, तो बैंकर की बात करनी चाहिए। कभी ना कभी आपने जब बैंक विजिट किया था, उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अब तक बैंक विजिट किया है, आपको बैंक में बहुत सारा स्टाफ नजर आता है, राइट फ्रॉम द सिक्योरिटी गार्ड टिल द ब्रांच मैनेजर। सिक्योरिटी गार्ड से लेके ब्रांच मैनेजर तक यू हैव गॉट सेवरल पर्सन्स, ठीक है। यू हैव सीन सेवरल पर्सन्स। सिक्योरिटी गार्ड होता है, कैशियर होता है, फोटोकॉपियर होता है, वेल्थ मैनेजर होता है, ऑपरेशन मैनेजर होता है, हेल्पर होता है और ब्रांच मैनेजर होता है। ये सारे लोग बैंक में काम कर रहे होते हैं। ये सारे लोग बैंक में काम कर रहे होते हैं। तो हर वो शख्स जो बैंक में काम करता है वो बैंकर होता है? नो। मैंने आपसे खास करके 3 लोगों के नाम लिए, सिक्योरिटी गार्ड, फोटोकॉपियर और हेल्पर, ठीक है, या जेनेटोरियल स्टाफ। तो ये लोग जो हेल्पर्स होते हैं आपके, जो फोटोकॉपीज करके देते हैं आपको, जो चाय वगैरह पिला रहे होते हैं आपके लिए, और बाहर जो सिक्योरिटी में मौजूद होते हैं, ये सब भी बैंक के मुलाजिम होते हैं। ये सब भी बैंक के एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो वो किसी कंपनी का एम्प्लॉय होता है, लेकिन वो फॉर द टाइम बिंग बैंक के पास होता है। आप इस डिटेल में मत जाना फिलहाल। तो क्या ये सारे लोग भी बैंकर हैं? नो, दे आर नॉट बैंकर्स, बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। इनका काम बैंकिंग ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होना नहीं है। ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन में एंगेज्ड नहीं है। तो फिर ये क्या करते हैं सर? ये सपोर्ट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड बैंकर्स। तो सर फिर हु इज बैंकर? Banker is that particular person who is actually involved and engaged in the banking transactions. और वो शख्स जो बैंकिंग की ट्रांजैक्शन में किसी ना किसी तौर इन्वॉल्व है। हर वो शख्स जो बैंकिंग की ट्रांजैक्शन में किसी ना किसी तौर इन्वॉल्व है, वो बैंकर है। जो कैशियर बैठा है वो बैंकर है, जो ऑपरेशन मैनेजर है वो बैंकर है, जो वेल्थ मैनेजर है वो बैंकर है, जो ब्रांच मैनेजर है वो बैंकर है, जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है वो बैंकर है, ठीक हो गया। तो जो आपका अकाउंट खुलवाता है वो भी बैंकर है। तो ये सारे लोग बैंकर होते हैं जिनका ताल्लुक किसी ना किसी तौर, ठीक हो गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बैंकिंग की ट्रांजैक्शन में अपनी इन्वॉल्वमेंट होना है, वो लोग बैंकर कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात? देन कम्स दी कस्टमर। सर कस्टमर कौन होता है? कस्टमर एक ऐसा शख्स होता है जिसका बैंक में अकाउंट हो। नॉर्मली हम हर उस शख्स को कस्टमर कहते हैं जो बैंक जाता है किसी भी काम के हवाले से। अगर आप बिल भरने जा रहे हो, बिल पे करने जा रहे हो, फी पे करने जा रहे हो, तब भी आपको कस्टमर कहा जाता है। बट आप कस्टमर नहीं होते हो, आप वॉक इन कस्टमर होते हो। कौन होते हो? वॉक इन कस्टमर, जो चलता हुआ आ जाता है, राइट। अगर आप बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कस्टमर सिर्फ वही शख्स होगा जिसने बैंक में अकाउंट खुलवाया होगा। जिसका बैंक में अकाउंट होगा वो कस्टमर है, बाकी कोई कस्टमर नहीं है। बाकी सब वॉक इन कस्टमर है। ऑल्दो बैंकर्स डू ट्रीट दी वॉक इन कस्टमर्स एज अ कस्टमर्स, वो वॉक इन कस्टमर्स को भी कस्टमर ही कहते हैं। वॉक इन कस्टमर वो होता है बेटा जो बैंक में बिल जमा कराने जाता है, जो फी पे करने जाता है, ठीक हो गया, जो खुला लेने जाता है, वो वॉक इन कस्टमर होता है, राइट। जेन्युइन कस्टमर, प्योर कस्टमर वो शख्स है जिसका बैंक में क्या है? अकाउंट है। आ रही है बात समझ में बेटा? यहां तक चीजें क्लियर हो रही है तो मैं आगे बढ़ूं। बेटा यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं तो मैं आगे बढ़ूं, प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए।
अच्छा, ये जो सीआर क्लास में मौजूद है इस वक्त, सीआर बेटा ये कंफर्म करें कि आपकी क्लास में एवरेज अटेंडेंस कितनी होती है? ये ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं। ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों की एवरेज अटेंडेंस कितनी आ रही होती है? 24। बीस से 25 के दरमियान मतलब एवरेज। ठीक 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 ठीक। ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उस खतरनाक टर्मिनोलॉजी की जानिब जिसको इंटरेस्ट कहते हैं। सर ये इंटरेस्ट क्या चीज है, क्या बला है ये? अब सुनो इस बला के बारे में। इंटरेस्ट हर वो अमाउंट, हर उस पैसे को कहते हैं जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो। इंटरेस्ट के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को तीन कैरेक्टरिस्टिक्स तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ये 3 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब देखो बेटे, आपके सामने जो डेफिनेशन लिखी है उसमें लिखा है इंटरेस्ट इज एन एडिशनल प्री डिटरमिन्ड, जिसको आप फिक्स कहते हैं, अमाउंट ऑन लोन। इंटरेस्ट जो है वो लोन पर पहले से फिक्स किया हुआ इजाफी अमाउंट है। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट की क्लासिकल डेफिनेशन है जो आपको कुरान से साबित है ये, ठीक है। इसीलिए इसे रिबल कुरान भी कहते हैं। इंटरेस्ट को उर्दू में सूद और अरबी में रिबा कहते हैं। रिबा, RIBA, रे बे अलिफ, रिबा, ठीक हो गया। आपने अक्सर मीजान बैंक में देखा होगा, अगर किसी का मीजान में अकाउंट है तो मीजान वाले अपनी चेकबुक पे लिखते हैं रिबा फ्री बैंकिंग, और अक्सर उनके आउटलेट्स के अंदर अगर आप जाएं तो वहां पर भी उन्होंने एक स्टेम बनाई हुई होती है, वो स्टेम की तस्वीर होती है, इसमें रिबा फ्री लिखा हुआ होता है। तो ये रिबा जो है वो एक्चुअली प्योर ट्रांसलेशन है इंटरेस्ट की, राइट। तो रिबा में भी बहुत सारी काइंड्स है। तो रिबा या इंटरेस्ट, ये वो इंटरेस्ट है जो कुरान से साबित है, इसीलिए इसे रिबल कुरान कहते हैं। ठीक हो गया, मैं लिख रहा हूँ चैट पे, देख लीजिए किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो, क्योंकि अरबी के लफ्ज होते हैं तो जरा लिखना मुश्किल हो जाता है। रिबल कुरान, इसको रिबल जाहिलिया भी कहते हैं, कि ये जहालत का दौर जो था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का जो दौर था अरब में, उसको जमाने जाहिलियत कहा जाता है। तो जमाने जाहिलियत में लोग इंटरेस्ट पे लोन देते थे, इंटरेस्ट पे लोन लेते थे, तो इसीलिए इसे रिबल जाहिलिया भी कहा जाता है। थोड़ी सी मुश्किल टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। रिबल कुरान आप समझ लें, ज्यादा आसान है कि कुरान से साबित है। तो उस जमाने में भी लोग इंटरेस्ट पे डील करते थे। सर ये इंटरेस्ट की जो हिस्ट्री है ये तो बहुत पुरानी है, बैंकिंग की हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है, राइट। आपको शायद कबले मसीह यानी बिफोर क्राइस्ट इसके नजर आना शुरू हो जाएंगे क्या एविडेंसेस, ठीक हो गया। तो हिस्ट्री पे बात करेंगे, अभी अभी फिलहाल मेरा मौजूद नहीं है। देखिए, इंटरेस्ट हर वो एडिशनल अमाउंट है जिसको आप, इंटरेस्ट हर वो एडिशनल अमाउंट है, हाँ सही लिखा है फायजा आपने बेटा। इंटरेस्ट हर वो एडिशनल अमाउंट है जो लोन पे लिया जाए और जो पहले से फिक्स कर दिया जाए। 100 रुपए दे रहा हूं, 120 रुपए वापस लूंगा। 100 रुपए दे रहा हूं, 120 रुपए वापस लूंगा। तो ये जो 20 रुपए है ये पहले से फिक्स्ड है, ना 19 लूंगा ना 21 लूंगा, फिक्स कर दूंगा 20 रुपए। और चूंकि 100 रुपए का लोन दे रहा हूं तो इसलिए 20 रुपए ऊपर लूंगा, और 100 रुपए से ज्यादा लूंगा, यानी एडिशनल होगा हमेशा। इंटरेस्ट का अमाउंट प्लस होता है हमेशा प्रिंसिपल के अंदर, तो इसीलिए 120 बने, वरना तो 80 रुपए बन जाते। तो इंटरेस्ट हमेशा उस अमाउंट को कहते हैं जो लोन पे लिया जाए या लोन पे दिया जाए, पहले से तयशुदा हो, यानी कि फिक्स्ड हो, और ज्यादा हो, प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा हो, लोन के अमाउंट से ज्यादा हो, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। मैंने आपसे कहा कि इंटरेस्ट
लोन पे लिया भी जाता है और लोन पे दिया भी जाता है। सर ये क्या बात हुई? बिल्कुल सीधी सी तो बात है। मैकेनिज्म में हमने क्या डिस्कस किया था कि डिपॉजिटर जब पैसा देता है बैंक को तो वो बैंक को लोन दे रहा है। डिपॉजिटर जब बैंक को पैसा देता है तो वो एक्चुअली बैंक को लोन दे रहा है, और लोन दे रहा है तो इंटरेस्ट ले रहा है। इसी तरह बैंक लोन ले रहा है तो इंटरेस्ट दे रहा है, वाइस वर्सा है ना भाई, रेसिप्रोकल है। दूसरी साइड पर आओ, फिर पैसा बैंक के पास आ गया, बैंक ने बोरोवर को दिया तो बैंक बोरोवर को लोन दे रहा है तो इंटरेस्ट ले रहा है। इसी तरह बोरोवर बैंक से लोन ले रहा है तो इंटरेस्ट दे रहा है। समझ में आई बेटा ये बात? वाइस वर्सा है, बोरोवर बैंक से लोन लेता है तो इंटरेस्ट देता है, बैंक डिपॉजिटर से पैसे लेता है तो इंटरेस्ट देता है। ये रिवर्स जाए तो आप सीधा जाएं तो डिपॉजिटर बैंक को पैसे देता है तो इंटरेस्ट लेता है, बैंक बोरोवर को पैसे देता है तो इंटरेस्ट लेता है। सीधा जाएंगे तो इंटरेस्ट लेने वाली बात होगी, रिवर्स आएंगे तो इंटरेस्ट देने वाली बात होगी। समझ में आया? घूम तो नहीं गए कहीं? हाँ बेटे, घूम तो नहीं गए कहीं? ओके जी, गुड। अब आइए बेटा, इस इंटरेस्ट की दो काइंड्स होती हैं। वैसे तो ये डायरेक्टली आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं जब कभी जिस किसी लेवल पर भी इंटरेस्ट पढ़ाता हूँ मैं उसकी काइंड जरूर पढ़ाता हूँ। देखो बेटा, इंटरेस्ट की दो काइंड्स हैं, एक मॉनेटरी इंटरेस्ट कहलाता है, एक नॉन मॉनेटरी इंटरेस्ट कहलाता है। मैं चैट पे लिख देता हूँ। कोई मुझे बताएगा कि लफ्ज मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? आप में से किसी को पता है कि लफ्ज मॉनेटरी का मतलब क्या है? हाँ बेटा, मॉनेटरी का मतलब, मॉनेटरी का मतलब बिल्कुल सही है, जो कैश के फॉर्म में हो, जो विच इज बेस्ड ऑन मनी। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। तो अगर मैं इस इंटरेस्ट की बात करूं जो मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा था, तो ये मॉनेटरी इंटरेस्ट होगा या नॉन मॉनेटरी इंटरेस्ट होगा? इस बात को शोर शराबा यार, ये नीचे गलत नहीं, गलत होगी सी बात, अगर कोई आ गया फंस जाएंगे। ओके जी, बिल्कुल बेटा, ये मॉनेटरी इंटरेस्ट है, बिकॉज यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश। आप कैश में बेटा पैसे ले रहे हो, आप कैश में जो है वो एडिशनल अमाउंट ले रहे हो, तो एडिशनल अमाउंट जो चार्ज किया जा रहा है वो कैश की सूरत में है, इसीलिए उसे मॉनेटरी इंटरेस्ट कहेंगे। तो सर ये नॉन मॉनेटरी इंटरेस्ट क्या होता है? अब जरा गौर से सुने। मिस्टर ए ने बी को, मिस्टर ए ने बी को अपनी गाड़ी दी इस्तेमाल करने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा चलो सॉरी, एक स्टेप पीछे आओ, पहले लोन ले लो फिर इंटरेस्ट की बात करेंगे, वरना फिर घूम जाओगे अगर मैं डायरेक्टली समझा दूंगा तो। ए ने बी को लोन दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चैट पे ताकि जो मैं बोल रहा हूँ, ए गेव अ लोन ऑफ ₹150,000 टू, ठीक है भाई। ए ने बी को एक लोन दिया 1.5 लाख रुपए का, ए ने बी को लोन दिया 1,50,000 रुपए का, 150,000 रुपीज का, ठीक है। अच्छा, ये अक्सर हमारी मिस्टेक होती है, कभी कभार हम भी मिस्टेक कर जाते हैं कि रुपीज का जो सिंबल है वो अमाउंट से पहले लिखा जाता है लेकिन पढ़ा बाद में जाता है, ठीक है। इसको हम 150,000 रुपीज कहेंगे, अक्सर लोग इसको ₹150,000 कहते हैं, जो कि टेक्निकली गलत होता है, ठीक है। कभी कभार मैं जैसे कहा मैंने कि हमारे मुंह से भी निकल जाता है कभी कभार, लेकिन ये कि सही जो तरीका है वो अमाउंट पहले पढ़ना है और सिंबल या जो भी उसका साइन है या जो भी उसकी करेंसी है वो बाद में पढ़ी जाती है, ठीक है। $100, 1,000 रुपीज, 100 पाउंड्स, 10 रियाल्स, ठीक हो गया। तो ये याद रखना, छोटी सी बात है, जहन में आई तो आपके साथ शेयर कर दी, और कभी मुझसे मिस्टेक हो जाए तो मुझे भी प्लीज आप कर सकते हैं अलर्ट। अच्छा जी, तो मैं कह रहा था ए ने बी को लोन दिया 1.5 लाख रुपए का,
सीधी सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। दोनों आपस में कौन है सर, दोस्त है, राइट। उसको जरूरत पड़ी, दे दिया भाई 1,50,000 रुपए। लेकिन जब ए ने बी को लोन दिया तो अगले ही दिन ए पहुंच गया बी के पास, ए पहुंच गया बी के पास, यानी कि जिसको लोन दिया है, ए ने लोन दिया है ना, ए बी के पास पहुंच गया और कहता है यार वो मुझे तुम्हारी गाड़ी की जरूरत है 4 दिन के लिए। अब ए के जहन में ये है कि यार मैंने चूंकि उसको लोन दिया है तो मैं इसकी गाड़ी इस्तेमाल कर सकता हूं, और बी के जहन में ये है कि अगर मैंने इसको इनकार कर दिया यानी गाड़ी नहीं दी तो ये फौरन मुझसे लोन वापस मांग लेगा। तो ए के जहन में पहले से ये बात थी कि मैं इसको लोन दे देता हूं, और जब बी कहेगा सर यार वो इंटरेस्ट कितना लोगे, क्या दिमाग खराब हो गया क्या, दोस्तों में कोई इंटरेस्ट होता है, जाओ यहाँ से दे देना वापस, कोई मसला नहीं है। बट उसके जहन में क्या है कि यार इसके पास एक बहुत जबरदस्त किस्म की गाड़ी है, एक बहुत अच्छी बाइक है, वो मैं इस्तेमाल करूंगा 4-5 दिन के लिए इस लोन के बदले। अब अगर आप गौर से देखें तो ए ने बी को जो लोन दिया है 1.5 लाख रुपए का, उसके बदले कोई मॉनेटरी इंटरेस्ट तो नहीं लिया, बल्कि क्या किया, इंटरेस्ट किस फॉर्म में लिया, बाइक और गाड़ी के इस्तेमाल की फॉर्म में। ये उसके जहन में था कि लोन दे रहा हूं और इसकी गाड़ी इस्तेमाल करूंगा, लोन दे रहा हूं इसकी बाइक इस्तेमाल करूंगा, राइट। लोन दे रहा हूं तो इसकी गाड़ी इस्तेमाल करूंगा, लोन दे रहा हूं तो इसकी बाइक इस्तेमाल करूंगा, ये उसकी इंटेंशन है। तो असल आसान अल्फाज में जब आप किसी को लोन देते हैं, आप जरा गौर से सुनिएगा, जब आप किसी को लोन देते हैं और जिसको लोन दिया जाए अगर आप उससे कोई फायदा हासिल करते हैं, अगर आप उससे कोई बेनिफिट हासिल करते हैं, तो वो बेनिफिट अगर मॉनेटरी फॉर्म में है तो वो मॉनेटरी इंटरेस्ट कहलाता है, और अगर वो बेनिफिट नॉन मॉनेटरी फॉर्म में है यानी कि किसी एसेट के यूजेज की फॉर्म में है तो वो नॉन मॉनेटरी इंटरेस्ट कहलाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं पूरी बात। इंटरेस्ट को अगर आपने उर्दू में किसी को समझाना है तो एक लाइन में समझाया जाता है, और इसे कहते हैं लोन कहते हैं, कर्ज को लोन कहते हैं, ठीक हो गया। तो इंटरेस्ट की एक लाइन की डेफिनेशन सिंपलेस्ट वर्ड्स में बनती है कर्ज पर फायदा। क्या, कर्ज पर फायदा, कर्ज पर फायदा हासिल करने को इंटरेस्ट कहते हैं, जिसके अंदर दोनों मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंटरेस्ट आ जाएंगे। कर्ज पर फायदा, अगर आपने किसी को कर्ज दिया, अगर आपने किसी को लोन दिया, ठीक है, अंग्रेजी में आप लिखते हैं बेनिफिट ऑन लोन तो आपको और आसान हो जाएगा, बेनिफिट ऑन लोन, ठीक हो गया। आपने किसी को लोन दिया और आप उससे कोई ना कोई बेनिफिट हासिल करें, अब वो बेनिफिट अगर पैसे की फॉर्म में है तो वो मॉनेटरी इंटरेस्ट है, अगर वो बेनिफिट यूजेज की फॉर्म में है तो वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, नॉन मॉनेटरी इंटरेस्ट। यानी आपने किसी को लोन दिया और आपने कहा यार मैं लोन तो तुम्हें दे रहा हूं लेकिन इस शर्त पे लोन दूंगा कि वो तुम्हारा जो खाली वेयरहाउस पड़ा हुआ है ना उसको मैं 10 दिन के लिए इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, मेरी कंसाइनमेंट आ रही, मुझे वहां सामान रखना है अपना। कहता है ठीक है कर लो इस्तेमाल इस लोन के बदले। अब अगर आप देखें तो उसने लोन के बदले कोई अमाउंट तो चार्ज नहीं किया बल्कि उसका वेयरहाउस इस्तेमाल किया, तो बेटा ये वेयरहाउस का इस्तेमाल करना भी इंटरेस्ट के जुमरे में आता है, ये वेयरहाउस का इस्तेमाल करना भी इंटरेस्ट ही है। एंड दिस नॉन मॉनेटरी इंटरेस्ट इज एज प्रोहिबिटेड एज मॉनेटरी इंटरेस्ट, ये नॉन मॉनेटरी इंटरेस्ट भी उतना ही बुरा है, उतना ही मना है जितना मॉनेटरी इंटरेस्ट मना होता है। तो आप किसी को अगर लोन देंगे तो यू कैन नॉट टेक एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम डेटर, अगर आप लोन देंगे तो आप किसी भी सूरत में उससे किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं ले सकते, बिकॉज एवरी बेनिफिट ऑन लोन विल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट। हर फायदा जो कर्ज पे लिया जाए उसे रिबा कहते हैं। अब बताओ बेटा मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंटरेस्ट समझ में आया? जी बेटा, अब मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंटरेस्ट समझ में आया। लेकिन सर इसमें एक पॉइंट टेक्निकल है, अगर ए और बी आपस में दोस्त हैं
और आपस में एक दूसरे की गुड्स को एक्सचेंज करते रहते हैं, राइट। जैसे कभी ए को जरूरत पड़ती है वो बी की गाड़ी ले जाता है, कभी बी को जरूरत पड़ती है वो ए की गाड़ी ले जाता है या ए की बाइक ले जाता है। तो अगर इस तरह की कोई हिस्ट्री पहले से मौजूद है और लोन देने के बाद भी अगर आप इस किस्म की कोई एक्टिविटी को कंटिन्यू करें विदाउट द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द इंटरेस्ट, तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं होगा, वो फिर आपकी प्रीवियस प्रैक्टिस होगी। क्योंकि अगर आपकी नीयत ये है कि आप इस नीयत से गाड़ी ले रहे हो कि मैंने चूंकि इसको लोन दिया है तो मैं इसका फायदा उठाऊंगा, मैं इस नीयत से उसका वेयर हाउस यूज कर रहा हूं कि इसलिए मैंने उसको लोन दिया तो मैं उसके वेयर हाउस का इस्तेमाल करूंगा, मैं इस नीयत से उसका एसेट इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैंने उसको लोन दिया है, और सामने वाली पार्टी जिसने लोन लिया वो ये सोचे कि अगर मैंने इसको मना कर दिया एसेट देने से, गाड़ी देने से, बाइक देने से, वेयर हाउस इस्तेमाल करने से, तो ये लोन मुझे या तो देगा नहीं या फौरन लोन की रिकवरी मांगेगा, ठीक है, लोन की रीपेमेंट मांग लेगा। तो अगर आपकी ऐसी इंटेंशन है तो नॉन मॉनेटरी इंटरेस्ट लगेगा, अगर इंटेंशन नहीं है तो नॉन मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं होगा। वो क्या कहते हैं भाई, अमाल का दारोमदार नीयत पर है, तो अगर नीयत है तो इंटरेस्ट भी लगेगा, और नीयतों का हाल अल्लाह की जात सबसे बेहतरीन जानती है, राइट। दिलों के भेद वो जानता है कि आप किस नीयत से इंटरेस्ट, किस नीयत से एसेट यूज कर रहे हैं। तो बेटा नीयत सही होनी चाहिए नॉन मॉनेटरी में, वरना ऊपर पकड़ होगी सीधी सीधी। ठीक हो गया। आई होप आपको ये मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंटरेस्ट की स्टोरी पूरी समझ में आ गई होगी, इंटरेस्ट की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। इंटरेस्ट की एक और भी काइंड है, ठीक है, वो अभी नहीं बताऊंगा, वो इस्लामिक बैंकिंग में बताऊंगा, ठीक है। इंटरेस्ट एक बहुत बड़ी बला है, बहुत बड़ी बला, ठीक हो गया, तो इसको समझना जरूरी है। बस ठीक है, छोड़ दें। ओके बेटा जी, कोई क्वेश्चन कर रहे थे तो पूछिए। सर जो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग होती है तो वो लोन पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती? वो लोन होता ही नहीं है वहां पे। एक छोटा सा पॉइंट छोड़ के जा रहा हूं मैं सिर्फ, कि इस्लामिक बैंकिंग में लोन है ही नहीं। जब लोन ही नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं है, और मैं इस बात को साबित करूंगा इंशाल्लाह, प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि इस्लामिक बैंकिंग में लोन नहीं होता। सर जो इंटरेस्ट बैंक के पास रह रहा है, मतलब एज बैंक्स कमीशन, उसे भी हम प्रॉफिट नहीं कह सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। अच्छा, ये मीटिंग खत्म होने वाली है बेटा, सेम लिंक को दोबारा से रीज्वाइन कीजिएगा, लेकिन 3-4 मिनट के बाद। सेम लिंक को ज्वाइन कीजिएगा तकरीबन 4 मिनट के बाद, ओके। फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आपके बाकी सवाल के भी जवाब दे देंगे।